हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 10 दैट इज रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था व्हाई डू वी रिस्पायर और ब्रीथिंग के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे हाउ डू वी ब्रीथ। तो इससे पहले जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज हम करेंगे आपका टॉपिक हाउ डू वी ब्रीथ। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिज्म क्या होता है ब्रीथिंग का। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एयर लेते हैं, अपने नॉस्ट्रिल से अंदर पास करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो वो नॉस्ट्रिल से पास होती कहाँ पे पहुँचती है, नेसल कैविटी से। नेसल कैविटी से एयर आपके कहाँ पे पहुँच जाती है, लंग्स में। कहाँ से, विंड पाइप से। लंग्स जो होते हैं आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में। ये जो चेस्ट कैविटी होती है इसकी सराउंडेड होती है रिब्स से। एक साइड पे इसके रिब्स होती हैं और एक मस्कुलर शीट होती है जिसे हम डायफ्रागम कहते हैं। वो क्या बनाती है, फ्लो प्रोवाइड करती है चेस्ट कैविटी को। और ब्रीथिंग में क्या होती है, मूवमेंट होती है किसकी, डायफ्रागम की और रिब केज की, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं तो इनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। ये अप और डाउन होते हैं। कैसे होते हैं, जब आप इनहेलेशन करते हो तो रिब्स आपकी मूव अप और आउटवर्ड करती हैं और डायफ्रागम क्या करता है, मूव्स डाउन करता है। और जो मूवमेंट होती है ये इंक्रीज कर देती है स्पेस किसका, चेस्ट कैविटी का, और एयर को रश कर देती है, कहाँ पे पहुँचा देती है, लंग्स में। लंग्स जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं एयर में, ठीक है। एयर से फिल हो जाते हैं, उसके बाद होती है एक्सहेलेशन, आपने सांस छोड़नी होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि रिब्स जो होते हैं मूव होते हैं डाउन और इनवर्स, जबकि डायफ्रागम फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, फॉर्मल पोजीशन पे, ठीक है। अप मतलब अब अप होगा जहाँ पे वो पहले था। तो इसके कारण रिड्यूस हो जाता है साइज़ किसका, चेस्ट कैविटी का, और एयर जो होती है वो पुश हो जाती है कहाँ पे, बाहर की साइड, लंग्स की साइड। और जो मूवमेंट है बॉडी की वो आप महसूस कर सकते हो ईजिली। आप खुद करोगे इसकी एक्टिविटी, खुद कर सकते हो, ठीक है। अब क्या कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने पाम को रखिए अपने एब्डोमेन में और मूवमेंट नोट कीजिए एब्डोमेन की, कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, एब्डोमेन में कुछ हो रहा है, आपने क्या फाइंड किया। जब ये लर्न से सब पढ़ के कि ब्रीथिंग में क्या होता है, चेंज होता है साइज किसका, चेस्ट कैविटी का। तो चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो गए किसमें, चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन में। कहते हैं ना किसकी चेस्ट बड़ी है, ठीक है। तो एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट शी और ही कुड एक्सपेंड द, और हर कोई ये कह रहा, यही मतलब जब कंपटीशन हो रहा था कि किसकी चेस्ट बड़ी है, कौन इसको एक्सपेंड कर सकता है ज़्यादा। तो आप क्या कहेंगे इस एक्टिविटी के बारे में, मतलब आप कैसे इस एक्टिविटी को अपने क्लासमेट के साथ करेंगे। ये करते हैं आप, जैसे आपकी क्लास के बच्चे भी करते होंगे, आप भी करते होंगे कभी कभी, कि किसकी चेस्ट बड़ी है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको डायग्राम बताएगी है यहाँ पे, कि ये कैसे आपकी एयर जो होती है वो अंदर जाती है। ये आपकी नेसल बताइए पास है, ये नेसल कैविटी यहाँ से जा रही होती है, फार्निक्स से पास होती है, ये ट्रैकिया है आपका, ये आपके रिब्स दिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद ये पहुँच जाती कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है। ये आपके एयर का वो बताया, डायग्राम बताएगी ये है, रिस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग कैसे हो रही है यहाँ पे। ये आपका ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका डायफ्राम है जो स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, नेसल कैविटी के लिए। ये आपका डायफ्राम है, ये आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम है। आपको इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको ये ड्रा करने के लिए भी आता है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को ड्रा कीजिए, तो इसको अच्छे से देख लीजिए और लर्न कर देख लीजिए कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पे है, ताकि आप ईजिली इसको ड्रा कर सकें। अब आगे आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं। एक एक्टिविटी 10.4 में आपको बोला गया है डीप ब्रीथ लीजिए, मेज़र कीजिए साइज किसका, आपके चेस्ट का, मेजरिंग टेक के पास। उसके बाद रिकॉर्ड कीजिए ऑब्जर्वेशन। 10.2 टेबल आपको दिया गया है, मेज़र कीजिए साइज का चिक्स का, चेस्ट का। फिर से जब आपने एक्सपैंड किया और इंडिकेट कीजिए कि कौन सा क्लास में शो कर रहा है मैक्सिमम एक्सपेंशन किसकी, चेस्ट की। तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे मैकेनिज्म किसका, ब्रीथिंग का। एक सिंपल से मॉडल से अंडरस्टैंड करेंगे। ये आपको देखिए मॉडल दी है, जब हवा अंदर जा रही है, ये दिखाया है यहाँ पे। इनहेलेशन का केस है, जब हवा अंदर जाती है, ये देखिए रिब्स जो हैं वो मूव करती हैं, ठीक है। और डायफ्राम क्या हो गया, मूव्स डाउन इस केस में। और ये था एक्सहेलेशन का केस बताया, जब हवा आपकी बाहर जा रही होती है। ये देखिए रिब्स फिर से मूव कहाँ पे होगी, बैक आ गई। और डायफ्राम भी कहाँ पे आ रहा है, मूव्स फिर से अपनी फॉर्मल पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। ये आपको मॉडल बताया गया है कि रिस्पिरेशन कैसे ब्रीथिंग कैसे होती है इनहेलेशन में, और एक्सहेलेशन बताया है, दोनों प्रोसेस बताई हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको दी गई है 10.5। आपने क्या करना है, वाइट प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए, रिमूव कर दीजिए इसके बॉटम को। वाई शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब ले लीजिए, एक होल बना लीजिए लिड में, ताकि जो ट्यूब है वो उसमें से पास हो सके। और फॉक एंड जो है ट्यूब का वहाँ पे फिक्स कर दीजिए 2 डिफ्लेटेड बैलून, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस कीजिए ट्यूब को बॉटल में, जैसा कि फिगर 10.7 अभी आपको दिखाती हूँ, वहाँ पे शो किया गया है।
फिर अपने कैप लगा देनी है बॉटल को और सील कर देना उसको एयर टाइट। अब ओपन कीजिए बेस जो है बॉटल का, जो टाई किसके साथ, फिर रबर के साथ या प्लास्टिक शीट के साथ, या उसको किसी को भी लार्ज रबर बैंड के साथ उसको आप बांध सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये मॉडल शो कर रहा है आपको मैकेनिज्म किसका, ब्रीथिंग का। इस तरह से आपने उसको बनाना है, ये आपका दिखाया गया है। ये बैलून्स लगाए गए हैं, देखिए ये बैलून्स हैं, ये हवा यहाँ से निकल गई है बैलून के, ये एक्सलेशन शो कर रहा है, ये इनहेलेशन शो कर रहा है आपको, ठीक है। तो ये प्लास्टिक की बॉटल्स ली हैं, यहाँ पे रबर की शीट लगाई गई है नीचे। अब यहाँ पे ये समझने के लिए कि कैसे एक्सपेंशन होता है लंग्स का, पुल कीजिए रबर शीट को कहाँ से, बेस से, और देखिए बैलून्स को देखिए। नेक्स्ट फिर से पुश कीजिए रबर को, जो प्लास्टिक शीट जो हमने बॉटम में अप्लाई की है, यूज़ की है, वहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए बैलून को। क्या आपने कोई चेंजेस देखे बैलून में? क्या बैलून जो हैं इस मॉडल में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रबर शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब आप कैसे एबल हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि मैकेनिज्म क्या है आपके किसका, ब्रीथिंग का। यहाँ पे बैलून आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके लंग्स शो कर रहे हैं दो, ठीक है। आपके लंग्स में हवा बढ़ रही है, निकल रही है, हवा इनहेलेशन के केस में बढ़ रही है, एक्सहेलेशन के केस में निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आपके यहाँ पर दिया गया ना, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, ठीक है। अब हम इसके बारे में करेंगे। तो एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे भी आपको एक सिलेंडर लीजिए, क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए या ग्लास प्लास्टिक की बॉटल लीजिए, एक होल बनाइए इसकी लिड पे और फिक्स कर दीजिए कहाँ पे, बॉटल पे। कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर जो है टेस्ट ट्यूब में डालिए, ठीक है। इंसर्ट कीजिए प्लास्टिक का स्ट्रा जो कहाँ से, जो होल है लिड में, इस तरीके से आपने इसको इंसर्ट करना है कि जो वो डिप करे कहाँ पे, लाइम वाटर में। अब ब्लो कीजिए जेंटली कहाँ से, स्ट्रा से, फ्यू टाइम, थोड़ी देर के लिए। तो क्या चेंज आता है जो लाइम वाटर के अपेयरेंस में, कुछ चेंज आएगा क्या, आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो उस चेंज को, उस बेसिस पे जो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है। आप वे ये जानकारी आपको है कि एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो एक्सेल कर रहे हैं, वो मिक्सचर किसका होता है, गैसेस का होता है। तो हम एक्सेल क्या करते हैं, ठीक है। तो क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, जो मिक्सचर होता है गैसेस का, जो हम एक्सेल कर रहे हैं, जो हम सांस छोड़ रहे हैं, क्या उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो और भी गैसेस होती है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अब जब आप एक्सेल करते हो मिरर पे, तो जो फिल्म होती है वो मॉइस्चर होता है उसके ऊपर, मॉइस्चराइजेशन। सर्दी में देखिए आप मिरर के ऊपर, आप जब एक्सेल करेंगे तो ऐसे मॉइस्चर सब आ जाता है मिरर के ऊपर। तो ये ड्रॉपलेट कहाँ से आए, हमने तो हवा को छोड़ा था ना, तो उसमें ड्रॉपलेट कहाँ से आए जो मिरर पे शो हो रहे हैं, मिरर के फ्रेम पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, परसेंटेज बताई गई है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, जब हम इनहेल करते हैं, जब एक्सहेल करते हैं एयर को। जब हम इनहेल करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उस एयर में, और 0.04 आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब हम एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें 16.4% तो ऑक्सीजन होता है और 4.4% आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये था हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं। अब नेक्स्ट आपका ब्रीथिंग कैसे होती है अदर एनिमल्स में, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्योंकि अभी तो हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे कि दूसरे एनिमल्स में ब्रीथिंग कैसे होती है। जैसे एनिमल्स आपके एलिफेंट्स हैं, लायंस हैं, काउस, गोट, फ्रॉग, लैजर, स्नेक, बर्ड्स, ठीक है। उनके लंग्स कहाँ पे होते हैं, चेस्ट कैविटीज में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में। ये प्रोसेस तो सेम है, लंग्स उनके वैसे ही होते हैं। तो और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं, क्या वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही करते हैं, चलो ये फाइंड करते हैं, ठीक है। उनके लंग्स भी ऐसे ही होते हैं। ये तो हमने, ये वाले एनिमल जो हमने नाम लिए हैं इनके तो ह्यूमन बींग्स की जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ और भी तो लिविंग ऑर्गन बहुत सारे होते हैं। तो क्या भी उनके भी लंग्स ऐसे ही होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉकरोच के बारे में दिए गए। कॉकरोच की क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है, कहाँ पे, उनकी साइड जो होती है बॉडी की। और दूसरे इंसेक्ट्स में भी सिमिलर ऐसी ही ओपनिंग होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर। और जो ओपनिंग होती है इसे बोलते हैं स्पायरेकल्स, ठीक है। जो ओपनिंग होती है इंसेक्ट्स की बॉडीज़ पे इन्हें बोलते हैं स्पायरेकल्स। तो इंसेक्ट का जो नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, उन्हें हम कहते हैं ट्रैकिया, जहाँ से गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन रिच एयर जो होती है वो कहाँ से जाती है, स्पायरेकल से जाती है, कहाँ पे, ट्रैकियल ट्यूब्स में, और डिफ्यूज़ हो जाती है बॉडी टिश्यू में, और पहुँच जाती है हर एक सेल तक बॉडी के, ठीक है। यहाँ पे लंग्स का कोई काम नहीं बता रहे। एयर से जो जो आप लेते हैं, ये इंसेक्ट्स लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, स्पायरेकल से जाती हैं। उसके बाद वो ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती हैं और डिफ्यूज़ हो जाती हैं बॉडी टिश्यू में, और हर एक सेल तक वहाँ पे पहुँच जाती हैं। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है सेल से, वो कहाँ पे आ जाता है, ट्रैकियल ट्यूब्स में आ जाता है, और बाहर कहाँ से निकलेगा वो, सब कहाँ से करेगा, स्पायरेकल से,
ये जो एयर ट्यूब्स होती हैं या ट्रैकिया जो फाउंड है ये इंसेक्ट में ही होता है, ठीक है, और किसी अदर ग्रुप जो एनिमल का वहाँ पे नहीं होता। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इंसेक्ट्स की बात चल रहे हैं, ये इन्हीं के अंदर होता और कहीं पे नहीं होता। अब अर्थवर्म की बात कर लीजिए, ठीक है। तो आपने चैप्टर 9 जो था क्लास 6 का, वहाँ पे देखा होगा कि अर्थवर्म जो ब्रीथ करती हैं अपनी स्किन से। जो स्किन होती है अर्थवर्म की वो मॉइस्ट होती है, आपने देखी होगी, स्लिमी होती है, और अगर आप उसको टच किया होगी, ठीक है, तो गैसेस जो हैं वो ईजिली पास हो जाती हैं यहाँ से। फ्रॉग के केस में पेयर होता है लंग्स का, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है, और वो भी ब्रीथ कैसे करते हैं अपनी स्किन से, जो कि मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, ठीक है। लेकिन फ्रॉग के पास पेयर है लंग्स का, लेकिन वो कहाँ से कर रहे हैं ये चीज़ याद रखनी है। वो ब्रीथ अपनी स्किन से ही करते हैं। उनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, लाइक अर्थवर्म। अब उन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो अंडर वाटर रहते हैं। फिश हो गई जैसे, ब्रीथिंग अंडर वाटर। तो क्या हम ब्रीथ और सर्वाइव कर सकते हैं वाटर में? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो ब्रीथ कैसे करते हैं अंडर वाटर, ठीक है। आपने स्टडी किया हुआ है क्लास 6 में कि जो गिल्स हैं वो हेल्प करते हैं फिश को यूज़ करने में ऑक्सीजन, जो कहाँ पे डिजॉल्व होता है वाटर में, ठीक है। गिल्स जो होती हैं वो प्रोजेक्शन होती हैं कहाँ पे, स्किन्स पे। अब ये जान के हैरानी होगी कि कैसे गिल्स हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में। गिल्स जो होते हैं वो वेल सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल्स के साथ, ताकि वो एक्सचेंज कर सके क्या, गैसेस। मतलब गिल्स का जो कनेक्शन है वो किसके साथ होता है, ब्लड वेसल्स के साथ होता है, जिसके थ्रू वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस। ये काम गैसेस के एक्सचेंज का वहीं से चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका कि क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं? प्लांट्स में रिस्पिरेशन होती है। तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट्स में भी रिस्पिरेशन होती है उनके सर्वाइवल के लिए। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, ठीक है। वो भी ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, एयर से। वो क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उनके सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। ऑक्सीजन का यूज़ ही यही है कि ग्लूकोज को ब्रेक कर देना, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है। तो प्लांट्स में जो हर एक पार्ट होता है वो इंडिपेंडेंटली लेता है ऑक्सीजन कहाँ से, एयर में, और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो आपने ये लर्न पढ़ा होगा चैप्टर 1 में कि जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, वहाँ पे टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं। वहीं से एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का। कौन सी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे लिविंग जो सेल्स होते हैं आपके प्लांट्स के, वो रूट्स भी मतलब नीड होती है। रूट्स भी क्या क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, क्या, जनरेट करने के लिए एनर्जी। रूट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। तो रूट्स क्या करती हैं, लेती हैं एयर कहाँ से, एयर स्पेस जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल पार्टिकल्स में, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ से वो एयर जो एयर के स्पेस होते हैं वहाँ से वो एयर को क्या करती हैं, लेती हैं, क्योंकि उन्हें भी एनर्जी की नीड होती है। तो क्या आप गैस कर सकते हो क्या होगा अगर पॉटेड प्लांट जो है उसको हम ओवर वाटर कर दें, ज़्यादा पानी डाल दें, ठीक है। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा ये कि रिस्पिरेशन जो है वो एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है, नीड है रिस्पायर करने की, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए। किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। क्यों रिस्पिरेशन करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से आती है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो हमने खाना खाया होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन का यूज़ करके, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो वहीं पे यूज़ होती है इन्हीं एक्टिविटीज़ में। वहीं से तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तभी तो आपको पेरेंट्स आपको बार बार बोलते हैं खाना खाइए, खाना खाइए। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी। एनर्जी जो होती है स्टोर होती है खाने में। जब तक उस खाने का ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा एनर्जी में की फॉर्म में, तो तब तक आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हम रिस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, हम क्यों रिस्पायर करते हैं, ब्रीथिंग क्या होती है, ब्रीथिंग को हम इनहेलेशन कैसे करते हैं, एक्सहेलेशन कैसे करते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कॉकरोच हो गया, अर्थवर्म हो गया, फिश हो गया, इनमें कैसे रिस्पिरेशन होती है। और इसके साथ ही ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, फिनिश होता है यहाँ पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके टेक्सचर क्वेश्चंस के बारे में। बाय बाय।